नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर जमीन विवाद से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें डबल मर्डर किया गया है। पति और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अरुण शाह और मंजू देवी की हत्या जमीन विवाद के वजह से घटना इस वक्त सामने, जिसमें पटना के खुशरूपुर की यह घटना बताई जाती है। गांव के ही 2 बच्चों को गोली लगी है। घटना के विरोध में NH 30 को जाम कर दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर NH 30 पर इस वक्त जाम की तस्वीरें आपके सामने है। मंसूरपुर लोधीपुर में यह वारदात, पटना के खुशरूपुर की घटना। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए, विवाद दरअसल लंबे अरसे से इन दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जो विरोधी पक्ष है उसने ही दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। और जो इनके 2 किशोर हैं, ये भी घर में मौजूद थे। देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया। उन 2 किशोरों को भी गोली मारी गई है। निश्चित तौर पर एक लोमहर्षक घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत की नींद सुलाने की योजना बनी थी और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है। NH 30 ब्लॉक है, जिससे पटना बख्तियारपुर रोड जो पूरी तरीके से जाम हो गया है। कई थानों की टीम को मौके पर बुलाया गया है और देखना होगा पुलिस किस तरीके से पूरे मामले का अनुसंधान करती है और जो आरोपी है उनकी कब तक गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड की सियासत में आगे क्या होगा, इस पर सस्पेंस अब भी कायम है। इलेक्शन कमीशन की ओर से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर राज्यपाल को सील बंद रिपोर्ट सौंप दी गई। इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, इस बारे में कल खुलासे की उम्मीद जरूर की गई थी, लेकिन राज्यपाल ने कोई फैसला कल भी नहीं दिया। अब यह माना जा रहा है कि राज्यपाल आज अपना फैसला सुना सकते हैं, जिसमें सीएम को सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं कल 2 बार यूपीए के विधायकों की ताबड़तोड़ बैठकें सीएम आवास पर होती हैं, जिसमें विधायकों ने एकजुटता का संदेश दिया। आज एक बार फिर से महागठबंधन विधायकों की बैठक सीएम आवास पर सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसे लेकर सियासी हलचल एक बार फिर से तेज है। सियासी घटनाक्रम को लेकर यूपी विधायकों के निशाने पर बीजेपी ही रही। इधर बीजेपी भी राज्यपाल के फैसले का इंतजार करते हुए वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है। और ज्यादा कुछ नहीं हुआ। डिनर डिप्लोमेसी हुई होगी। वो क्या होता है? डिनर पे बैठ के आप रणनीति बनाते हैं बस। नहीं। इंटैक्ट है आप लोग? सरकार को कोई खतरा? बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह से कल आ रही मैडम, फिर आप लोग एक बार कल बुलाया गया शायद आप लोगों को। कल हम लोग फिर मुलाकात तो होती रहेगी। हमारा गठबंधन का सरकार है, सारे विधायक इंटैक्ट तो है जी। और कितने बजे बुलाई गई कल मैडम? ऐसा कुछ टाइमिंग सेट नहीं है, लेकिन हम लोग जब जरूरत पड़ेगा तो आएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। हो गया काम। आधिकारिक रूप से नहीं आती है तब तक आप लोग इस तरह का माहौल बनाना ठीक बात नहीं है। और हम लोग आए यहाँ पे, अपना गठबंधन का हमारा सरकार है और जिस तरह से बार बार सरकार को डिस्टर्ब करने का कोशिश किया जा रहा है। ये कल फिर बुलाया गया आप लोग को? कल फिर बुलाया गया? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया गया। बाकी लोग बोल रहे हैं कि कल बुलाया गया 11 बजे। आप छुपा रहे हैं, पीछे बैठे नहीं बताया गया कुछ। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, महामहिम के ऑर्डर का इंतजार करते हैं। मुख्यालय को आपको छोड़ना नहीं है, यही रहना है। क्योंकि कोई हमारे माननीय सदस्य राजमहल से आते हैं जिनको आने में 9 घंटे लगते हैं। मैं गिरिडीह से आता हूं, मुझको आने में 3.25 घंटे लगते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि मुख्यालय में रहिए। अभी तक जब महामहिम राज्यपाल महोदय का कोई निर्णय होगा उस पर विचार होगा। कल फिर आना, फिर आएंगे। कितने बजे से कल बैठक? और बैठक नहीं है, आना जाना लगा रहेगा। ऑल इज वेल। जी हाजिरी लगा रहे हैं कि हम लोग हैं। नो, हाजिरी क्यों लगाना है? हाजिरी क्या लगाना है जी? कोई हाजिरी की जरूरत नहीं है। नेता सदन बने रहेंगे ना हेमंत जी? बिल्कुल। और हमारे संवाददाता संजय और निरंजन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। इस वक्त एक बार फिर से चर्चा यही कि 2 दिनों का इंतजार किया गया कि राज्यपाल की तरफ से अध्ययन के बाद, कानून विदों से चर्चा के बाद फैसला शायद सामने होगा, लेकिन 2 दिन बाद आज क्या ये
मानकर चलें कि आज ये फैसला संभवतः आ सकता है? संजय, जी बिल्कुल, राजभवन के फैसले पर सस्पेंस कायम है, लेकिन आप जो कह रही हैं कि हाँ हो सकता है कि देखिए इसमें फैसले को आप ऐसे समझिए कि राजभवन अपना फैसला जो है भारत निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग को भेजेगा और वहां से चुनाव आयोग अपने फैसले को लेकर एक गजट पारित करेगा, गजट जारी करेगा। उसी गजट में क्या फैसला लिया गया है, हेमंत सोरेन का भविष्य क्या है, इस बार विधायकी को लेकर तमाम चीजें होंगी। लेकिन इसमें भी दो पेच है। पहला है कि अगर जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि गजट पहले जारी होने से पहले अगर हेमंत सोरेन खुद अपना इस्तीफा दे देते हैं, अगर मान लीजिए उनकी विधायकी पर कोई खतरा हो, तो अगर वो पहले अपना इस्तीफा देते हैं तो तुरंत उनके पास बहुमत है तो सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर मान लीजिए कि गजट इस संबंध में निर्देश चुनाव आयोग का जारी हो जाता है तो वैसी स्थिति में हेमंत सोरेन को आज जब अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे तब राजभवन के सामने उनके विवेक पर, राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो वास्तव में क्या इंतजार करते हैं और किसको मौका देते हैं। लेकिन कुल मिला के समझ लीजिए कि फिलहाल अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है, लेकिन जो बता रहे हैं सो कि थोड़ी परेशानी है। लेकिन हाँ, महागठबंधन की जो सरकार है हिम्मत दिखाई जा रही है, कहा जा रहा है बिल्कुल कि हम लोग एकजुट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए विधायकी पर कुछ होता है तो समझे उस स्थिति में तुरंत उस 6 महीने के लिए अपना जो बरहेट का उनका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से छोड़ेंगे और फिर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये सब निर्भर करता है कि वास्तव में राजभवन को जो निर्देश जारी करेगा, लेकिन उसी पर सबको निर्भर करेगा। लेकिन बिल्कुल, राजभवन की तरफ से जो निर्देश सामने आता है उस निर्देश में क्या कुछ है, इस पर तमाम चीजें निर्भर करती हैं। हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ राजभवन से सीधे जुड़ के हैं। निरंजन, राजभवन के बाहर 2 दिनों से लगातार लोग इस बात का इंतजार करते नजर आ रहे हैं कि शायद आज आदेश क्या है वो सबके सामने होगा, लेकिन ये इंतजार लंबा खिंच रहा है। इसके पीछे कोई वजह स्पष्ट हो पा रही है? क्या वजह है? जी बिल्कुल, वजह साफ है कि जैसे ही परसों यानी 25 तारीख को 2 बजे दिल्ली से राज्यपाल यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने विधि और संविधान विशेषज्ञ से राय मशविरा लगातार कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, कल रविवार है। ऐसे महत्वपूर्ण 2 दिन छुट्टी के दिनों में क्या राजभवन नोटिफिकेशन जारी करेगा, ये सवाल उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जिस तरह से परसों यानी 25 तारीख से जैसे ही राज्यपाल ने दिल्ली से रांची में अपना पद रखा, उसके साथ ही राजभवन से लगातार सरगर्मी तेज हो गई है। लेकिन जिस तरह से नेतरहाट में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बॉडी लैंग्वेज देखा गया, उन्होंने सभा को संबोधित किया, उससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिल्कुल आश्वस्त हैं वो उन्होंने इस्तीफा नहीं देने के लिए, क्योंकि राजभवन से लगातार इस बात को लेकर के 3 दिन, आज तीसरा दिन है, एक तरह के कि प्रेशर, दबाव दिया जा रहा है कि आप खुद इस्तीफा दें। लेकिन नोटिफिकेशन भी राजभवन के द्वारा जारी नहीं किया जाना, यानी तीसरा दिन है आज सबकी निगाहें जरूर टिकी होगी इसी राजभवन पर। लेकिन सबसे सवाल उत्पन्न होता है कि आज शनिवार का दिन है, क्या राजभवन आज नोटिफिकेशन जारी करता है या नहीं, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। कल संडे का दिन है, कल रविवार का दिन है, 2 दिन यानी अवकाश का दिन है। अब कुल मिलाकर के देखें तो जो भी मामले आएंगे वह 2 दिनों के बाद ही यानी सोमवार को आ सकता है, क्योंकि इस 2 दिन के बीच में राजभवन द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता है, इसलिए कि अवकाश है। अब देखना यह है कि ये 2 दिनों के बीच में क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा खुद से देते हैं या नहीं। लेकिन जैसा कि कल मैंने देखा, खुद नेतरहाट में मौजूद था, वहां हेमंत सोरेन के बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पर दिख रहा था कि वह खुद इस्तीफा नहीं देंगे। और जिस तरह से पूरे सिनारियो यहाँ बन रहे हैं, राजनीतिक प्रक्रिया बन रही है, कुछ देखा जाए तो सबकी निगाहें, सत्ता पक्ष और विपक्ष की निगाहें राजभवन पर टिकी है। अब देखना है कि पिछले 3 दिन से राज्यपाल विधि और संविधान विशेषज्ञ से क्या राय ले रहे हैं। बिल्कुल, जो कानूनविद हैं, जो जानकार हैं कानून के, उनसे राय मशविरा किया जा रहा है और लंबा इंतजार इस वक्त घिंचता हुआ भी दिखता है, क्योंकि 2 दिनों से लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब वो फैसला जिसे सील बंद लिफाफे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से राज्यपाल को दिया गया है, आखिर वो फैसला है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन आपका भी, और साथ ही साथ संजय आपका भी। उत्तर प्रदेश के नोएडा से खबर, जहां रविवार को ट्विन टावर गिरा दिया जाएगा। 6 महीने से जारी कवायद के बाद कल दोपहर 2:30 बजे टावर गिरा दिया जाएगा। 70 करोड़ की लागत से बनी
इस इमारत को ध्वस्त करने में करीब 20 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। करीब 3 साल में बनकर तैयार हुए इस टावर को महज 9 सेकंड में 3700 किलोग्राम विस्फोटक लगाकर जमींदोज किया जाएगा। इससे निकलने वाले मलबे को हटाने में करीब 3 माह लग जाएंगे। कल होने वाली ये बड़ी कार्रवाई को लेकर नोएडा अथॉरिटी ने कंट्रोल रूम बनाए हैं। कंट्रोल रूम के लिए 3 नंबर तक जारी किए गए हैं और साथ ही टावर के पास लोगों की आवाजाही आज शाम से ही बंद कर दी गई है। यानी आज शाम से ही लोग इस टावर के आसपास आपको नजर नहीं आएंगे। इसे कल तकरीबन 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है जब ध्वस्त किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने इसे लेकर के तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। तो ट्विन टावर को गिराने में साइंटिस्ट भी शामिल हैं। इन साइंटिस्टों में कई धनबाद के भी बताए जा रहे हैं और टावर को गिराने के लिए वैज्ञानिक किन बातों का ध्यान रख रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी शंकर आनंद ने। देखिए, इस वक्त मैं ट्विन टावर पे हूँ। ट्विन टावर ठीक हमारे पीछे है और उस ट्विन टावर के आसपास में कई ऐसी बिल्डिंग हैं जो बाकायदा जहाँ पे लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ 4 साइंटिस्ट हैं और 4 साइंटिस्ट यहाँ पे क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं और इसकी वजह जो है मैं इनसे ही जानता हूँ। इस बार देख लेकर के, क्योंकि उस दिन समय नहीं मिलेगा, हम लोग पहले से उन सब चीजों को फाइनलाइज कर लेंगे। सर, ये जो जीपीएस सिस्टम है, जिस जीपीएस सिस्टम से किस तरह से आप लोग मुआयना करते हैं, क्या देखते हैं? आप प्लीज बताएं। सर, दिस विल मेजर द डिस्टेंस from where we are going to. This actually GPS is only global positioning system. Okay. And it will give you the coordinate where you any point. हम लोग इससे आज के Okay, मार्किंग करके रखते जा रहे हैं कि कहाँ So पे एस्टिमेट लगाना है। we are going to mark all the point using GPS. बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां सिंगौल में पुलिस टीम पर हमला किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम पर सिंगौल में हमला किया गया। छापेमारी करने के लिए यह टीम यहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन पुलिस कर्मियों को ही निशाना बना लिया जाता है, इनके ऊपर ही हमला किया जाता है, जिस दौरान कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। तस्वीरें देखिए, कई पुलिसकर्मी यहां से अपनी जान बचाकर भागते हुए भी नजर आए। 3 आरोपी की गिरफ्तारी पर यहां के लोगों का आक्रोश भड़क उठा और उसके बाद पुलिस टीम जो यहां पर पहुंची हुई थी छापेमारी करने के लिए, उसी टीम को ये लोग निशाना बना लेते हैं। तो ये तस्वीर बेगूसराय की, देखिए कैसे आरोपियों की गिरफ्तारी पर यहां पर लोग भड़क जाते हैं। और सिंगौल में जब ये पुलिस टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची तो अफरा तफरी किस कदर की पुलिस की टीम को ही यहां से जान बचाकर भागना पड़ा। रांची रामगढ़ फोर्ड लेन पर सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब चुट्टूपाली घाटी में सेना के तोप को लेकर जा रही एक गाड़ी पलट जाती है, जिससे 3 लोग घायल हो गए। हादसे की चपेट में कई दूसरी गाड़ियां भी आई हैं। हादसे की वजह से रांची रामगढ़ 4 लेन का एक लेन जाम हो चुका। और ये तस्वीर देखिए, ये वो गाड़ी है सेना की जो अचानक से पलट जाती है और इस वजह से एक लेन पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। आसपास से गुजरने वाली कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई है। दूसरे लेन से गाड़ियों की आवाजाही हालांकि इस वक्त की जा रही है, लेकिन ये जख्मी लोग आपको नजर आ रहे होंगे और हादसे का शिकार ये वाहन भी। वजह से 2-3 गाड़ियां आपस में लड़ गई हैं। इसमें कुछ आंशिक रूप से घायल हुए हैं, जिनको तत्कालिक इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया, पर बाकी त्वरित की कार्रवाई की जा रही है और जाम की समस्या इसे निबड़ने के लिए रोड से गाड़ियों को हटाया जा रहा है। कहाँ से गाड़ी आ रही थी ये? गाड़ी रांची की ओर से रामगढ़ की तरफ जा रही थी। जामताड़ा में पुलिस ने हल्दिया बरौनी पाइपलाइन से तेल चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी धनबाद जिले के चिरकुंडा के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 बाइक, 2 मोबाइल सहित तेल चोरी में इस्तेमाल होने वाले वाल्व को भी बरामद किया है। पुलिस दोनों ही आरोपियों से इस वक्त पूछताछ कर रही है और इस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। में इंडियन ऑयल का जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन लोगों के आवेदन पे मेजम थाना कांड संख्या 76/22 अंडर सेक्शन 379 120B 15(2) और 15(4) पेट्रोलियम एंड मिनरल्स पाइपलाइन एक्ट 1962 के तहत कांड दर्ज हुआ था। उसी कांड के अनुसंधान के क्रम में वहाँ पे जो 2 अभियुक्त हम लोग को कल रात गिरफ्तारी किए गए। 2 अभियुक्त का नाम है राज किरण
राखा और पंकज सिंह। स्थायी नौकरी समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर आज से पटना नगर निगम समेत बिहार के सभी नगर निगम के अस्थायी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पटना नगर निगम के कर्मी बांकीपुर अंचल के कार्यालय के बाहर आगजनी कर अपने विरोध को जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शन के जरिए तस्वीरें देखिए, ये बांकीपुर की तस्वीरें जहां पर क्या है उनकी मांग बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। दैनिक कर्मचारियों को अस्थायी करने की मांग को लेकर के नगर निगम जो है उसके कर्मचारी आज आंदोलन पे हैं। आगजनी करके पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो नूतन अंचल कार्यालय है उसके सामने देख सकते हैं आगजनी करके सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। ये तमाम जो हैं लोग नगर निगम के कर्मचारी हैं। बात करते थे, हम लोग लगातार 14-15 साल से काम कर रहे हैं दैनिक कर्मचारी पे, और हम लोग को बार बार आश्वासन दिया जाता है कि प्रत्येक साल अगला साल नौकरी होगा, अगला साल नौकरी करते करते हम लोग 14-15 साल हो गया, आज तक ले नौकरी नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि 9,000 रुपया पर 24 घंटा हम लोग को काम करना पड़ता है। ईमानदारी से काम कर 9,000 रुपया में बाल बच्चा का बढ़िया से पढ़ाई नहीं होगा, लिखाई नहीं होगा, कैसे क्या होगा। मेरे पति 2020 में डेथ कर रहे हैं। काम भी करते थे दैनिक में, हमको दैनिक में काम नहीं दिया गया है कंपनी में। बताइए, मेरा पति उतना साल खटे हैं, 10 साल 15 साल, बताइए आप लोग। अब वेतन भी नहीं कंपनी में मिलता है सर, कैसे खाएंगे? मेरा 3 गो बाल बच्चा है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं 8,000, 9,000, 10,000 के वेतन पर, जिसके कारण हम लोग तबाह हो चुके हैं अपने आप से। तेजस्वी जी से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आपको हम लोग नए सिरे से नए विकास के दौर में हम लोगों को कुछ नहीं, नौकरी चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि सरकार इन नगर निगम कर्मियों के इस आंदोलन को, इस मांग को कितनी गंभीरता से लेती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना में आम आदमी तो दूर, खुद पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। जी हां, दरअसल शास्त्री नगर थाना कैंपस में रहने वाली महिला एएसआई लालती देवी के घर से ही 8 से 10 लाख रुपए के जेवर सहित कई कीमती सामानों की चोरी कर ली गई। लालती देवी हर दिन की तरह अपनी ड्यूटी पर गई हुई थी और तभी उनके बेटे ने उन्हें घर में हुई चोरी की जानकारी दी। उनके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। महिला एएसआई के घर चोरी की खबर ने शास्त्री नगर थाने में खलबली मचा दी है। घटना स्थल पर पुलिस की टीम पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सीढ़ी पर चढ़े, देखिए घर खुला हुआ था, अंदर घुसे तो पूरा सामान ये सब बिखरा पड़ा हुआ था, पूरा गोदरेज खुला हुआ था मेरा। कितने की चोरी होगी? कितने की चोरी होगी लमसम वो तो सब मम्मी बताएंगे। वो फिर भी अंदाज बताते थे, गाने क्या चीज, फिर भी 8-10 के लमसम होगा। भोजपुर पुलिस की सक्रियता से कोइलवर में एक बड़ी वारदात होते होते टल गई। पुलिस को जगदीशपुर और शाहपुर में भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी। ये रिपोर्ट देखिए। एक शहर 3 खुलासे, 5 राइफल, 1 कट्टा और करीब 6.5 लाख नकली नोट। इन्हें बरामद करने वाली पुलिस एक है, लेकिन साजिश 3 थी। अब एक एक कर इन शातिरों की पूरी साजिश जानिए। 1, 2, 3, 4, 5 राइफल। पहले अलग अलग बोर के इन 5 खतरनाक राइफल और 151 जिंदा कारतूस की कहानी जानिए। अगर वक्त रहते पुलिस इन्हें बरामद नहीं कर पाती तो शायद अब तक इनमें से कई गोलियां कुछ लोगों की जान ले चुकी होती। पुलिस को खबर मिली थी कि कोइलवर के मानचक बालू घाट पर बालू माफिया के 2 गुटों में गोलीबारी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग हथियार लेकर घाट पर पहुंचे हैं। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची, जिसे देखते ही नाव पर सवार अपराधी हथियार छोड़कर भाग निकले, लेकिन पुलिस ने लालसी राय नाम के एक अपराधी को दबोच लिया। पुलिस ने नाव सहित मौके पर 4 बाइक भी जब्त कर ली। तो कुछ गोलीबारी होने की सूचना जो थी उसको सत्यापन में जब ये लोग गए हैं तो कुछ वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा भी पुलिस को उसमें मदद की गई और उन लोगों ने जगह स्पेसिफाई किया, जिसकी वजह से जो टीम गई थी उसको घेराबंदी करके और पकड़ने की कोशिश की गई, जिसमें एक नाव जिस पर के 6-7 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। 500 रुपए के नोटों की ये गड्डियां देखिए, पूरी तरह से असली दिखाई देने वाली ये नोट जाली हैं।
जगदीशपुर में 3 युवक इसी प्रिंटर से नकली नोट की छपाई किया करते थे, जिन्हें पुलिस ने कुल 6,36,500 रुपए के जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया। जो इन लोगों के द्वारा वैसे व्यक्तियों को टारगेट किया जाता था जो किसी एटीएम में, किसी बैंक में या कहीं पर ऐसी जगह रहते थे जो सीधे साधे हैं, उन लोगों के नोट में अदली बदली का कार्य करते थे और कहीं ना कहीं धोखा इसमें शामिल है और किसी न किसी ऐसी जगह पर कि ये नकली नोट प्रचलन में भी लाते थे मार्केट एरिया में। इस सिंगल कट्टे और कारतूस का डर दिखाकर शाहपुर और जगदीशपुर में 2 अपराधियों ने कई लोगों को लूट का शिकार बनाया था, जिसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 6 जून को शाहपुर में हाईवे पर एक कलेक्शन एजेंट से लूट के आरोपी मनीष पांडे और दीपू तिवारी को गिरफ्तार किया। उन दोनों के साथ बाकी 2 मामलों के आरोपियों को भी पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 भोजपुर।